हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं शैलेश और आप आज मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास लेने जा रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन द सेंस कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये अप्रैल मंथ जो आपका है उसका करंट अफेयर है और इसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज करके है, यानी काफी सारी जो न्यूज है जो ज्योग्राफी के संदर्भ में किसी प्लेस के दृष्टिकोण से, किसी स्थान के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसकी बातचीत हम लोग करेंगे और उन घटनाओं के कई सारे एस्पेक्ट या मल्टी जो डायमेंशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में जुड़कर देखिए और इसका लाभ लीजिए और यह भी जान लीजिए कि आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसकी जरूरत महसूस हुई तो यह श्रृंखला हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी अगर अप्रैल की बात है तो उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ेंगे तो मई, जून, जुलाई और जो पीछे की चीजें हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो तो बिना करंट अफेयर्स के काम चलने वाला नहीं है। वैसे तो रेगुलर पर डे की जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं वो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक बात होती है, जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं या प्लेसेस की बात कर रहा हूं, तो वहां उसके कुछ अलग डायमेंशन देखने को भी आपको मिलेंगे। जैसे आप साइंस में देख रहे हैं कि साइंस की अलग, तो अगर सभी जो प्रमुख विषय हैं उसमें अलग अलग आपको स्पेसिफिक भी कुछ चीजें मिलती हैं तो बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए, है ना। वैसे भी आजकल स्पेशलाइजेशन का देखिए जमाना है और आप देखते हैं कि अब आप क्या करते हैं कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आप हर विषय में स्पेशलाइज्ड चीजें भी पढ़ते हैं, ओवरऑल तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ स्पेशलाइज भी पढ़ते हैं, तो आपके लिए वो ज्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने देर का सेशन होता है, 1 घंटे से तो शायद 1 घंटे या उसके आसपास या कुछ उससे ऊपर का सेशन हो। तो आइए एक एक करके चलते हैं, घटनाओं की तरफ देखते हैं और बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या प्लेसेस हैं, क्या क्या न्यूज में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, चलिए पहला हमारा यहां देखिए जो घटना है अमराबाद टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है। अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना, अगर आप तेलंगाना राज्य जान रहे हैं, तेलंगाना में नागर कर्नूल और नलगोंडा जिलों में नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की बात करें हम लोग तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कई सारी श्रृंखलाएं हैं। इसमें पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मल्ला, ये सब आंध्र प्रदेश की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं जो, और इसी में आप देखिए नल्ला मल्ला जो श्रृंखला है वहीं अमराबाद टाइगर रिजर्व, देखिए कौन सा है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। अगर आपको ध्यान हो तो पहले जो आपको, अगर आपको पता होगा, वाईएस राजशेखर रेड्डी का नाम सुना होगा आपने, एक प्लेन दुर्घटना में मारे गए थे, यही नल्ला मल्ला पहाड़ियों वाला क्षेत्र था। तो नल्ला मल्ला, खैर इस बार जो चर्चा में है वो अमराबाद टाइगर रिजर्व को लेकर। और यहां न्यूज क्या है ये देखिए कि तेलंगाना सरकार ने मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से अमराबाद टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से जनजातीय परिवारों के स्वैच्छिक पुनर्वास की पहल की है। यहां एक जनजातीय परिवार या जनजाति रहती है चेंचू, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में चेंचू एक प्रमुख जनजाति है, केरल में भी वैसे ये जनजाति पाई जाती है। तो यहां इनके आप देखिए स्वैच्छिक पुनर्वास की पहल की है सरकार ने, उस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है। और कुल अगर आप बात करें तो वर्तमान में अगर आप कुल टोटल की बात करें तो टोटल 58 टाइगर रिजर्व कितने हैं, वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। तो यहां ये नल्ला मल्ला पहाड़ियों से जुड़ा, कहां, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, कहां, तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही काटकर बनाया गया है, अलग किया गया है। तो वहां उस क्षेत्र में आप देखिए अमराबाद टाइगर रिजर्व है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी इसको दिखाया कि यही है, इस एरिया को आपको ध्यान में रखना है। छोटी सी कुछ चीज और चर्चा कर लें, जैसे आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2014 में इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से अलग करके एक स्वतंत्र टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये, और जैसा मैंने अभी बताया कि चेंचू जनजाति वाला क्षेत्र है और यहीं से इसके स्वैच्छिक पुनर्वास की बातचीत की जा रही है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं दूसरी प्रमुख जो न्यूज है और जो प्लेस है उससे जुड़ी जो चीजें हैं उसको देखते हैं। आइए देखते हैं, आइए यहां होप आइलैंड की बात करते हैं। होप आइलैंड का अगर आपने नाम सुना होगा, होप आइलैंड का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये एक प्रकार का स्पिट है, एक रोधिका है जो आंध्र प्रदेश का जो तट है। पहले तो यही जगह की बात करें कि होप आइलैंड क्या, मैंने कहा एक
एक स्पिट है, देखिए आप, होप आइलैंड एक टैडपोल के आकार का रेतीला स्पिट, स्पिट का मतलब रोधिका, जो तटों पर लगातार समुद्र बजरी, जो रेत बजरी इन सब के जमाव से एक अवरोधक प्रकार की संरचना निर्मित होती है, उसको हम स्पिट कहते हैं। तो वही है ये, और पिछले 200 वर्ष में अवसादों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। आपको यहां फिगर में दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे, ये देखिए होप आइलैंड करके, ये आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है, एपी आंध्र प्रदेश है, उसी के तट पर एक स्पिट है, एक स्पिट या रोधिका की तरह है, यही होप आइलैंड। और यही इस तटीय क्षेत्र में किसकी बातचीत की जा रही है? ऑलिव रिडले संरक्षण। ऑलिव रिडले विशेष प्रकार का कछुआ होता है, उड़ीसा के तट पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो ये पूरा जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, आंध्रा, इन सब में ऑलिव रिडले नाम का कछुआ विशेष कछुआ है। यहां हम बात कर रहे हैं होप आइलैंड, किसका? आंध्र प्रदेश तट पर एक स्पिट या रोधिका की तरह है, जो बालू के, रेत के यानी अवसादों के जमाव से बना है। और आंध्र प्रदेश में ऑलिव रिडले के लिए महत्वपूर्ण तटीय संरक्षण स्थल के रूप में होप आइलैंड को हम लोग देख रहे हैं। और पारिस्थितिकी महत्व, जाहिर सी बात है, इसका बहुत ज्यादा होगा। कुल मिलाकर लगभग 20,000 ऑलिव रिडले कछुए के अंडों का संरक्षण यहां किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जिसको आप देख सकते हैं। क्लियर? होप आइलैंड की स्थिति को भी आपने समझ लिया कि क्या है, कैसे जमाव से बना है और कहां बना है। चलिए, तो यह महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्लेस या न्यूज की तरफ। आइए, तो भव सागर देखते जाइएगा, एक एक न्यूज, एक एक प्लेस किससे जुड़ा है, कहां है, उसके जो भी डायमेंशंस हैं, भौगोलिक तथ्य या और कोई जुड़ा हुआ तथ्य है, उसको एक एक करके देखते जाइएगा। क्योंकि बहुत सारी न्यूज है तो थोड़ा हम लोग पेस के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। जहां कुछ समझाने की बात होगी वहां ऑलमोस्ट आपको चीजें समझाई भी जाएंगी। तो भव सागर आप देखिए, ये भारत का क्या है? भारत के गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार। ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र है ना, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इसको CMLRE के नाम से जानते हैं, के भवसागर रेफरल सेंटर। ठीक है, कहां है ये? कोच्चि, ध्यान दीजिएगा, केरल, कोच्चि को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्री जीवों के लिए एक राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है। ये आप देख रहे हैं, यहां भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा, CMLRE, ठीक, अटल भवन करके है ये आपका भवसागर रेफरल सेंटर। कहां? कोच्चि, केरल, कोच्चि में है। इसको भी आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एक सुपर टाइफून सिनलाकू, क्या नाम है इसका? सिनलाकू टाइफून। अब आप जैसे ही सुनते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ा होगा, टाइफून चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है, एक क्षेत्रीय नाम है। जब हम टाइफून की बात कर रहे हैं तो ये एक लोकल नेम है। ये क्या है? एक लोकल नेम। किसका? एक लोकल नेम है, किसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक लोकल नेम है। कहां है ये? ये दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में, साउथ चाइना जो सी है, दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में, ठीक, चीन, वियतनाम, इन सबसे लगा हुआ टाइफून कहा जाता है। ठीक है ना, टाइफून कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागर का कौन सा एरिया? प्रशांत का पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी प्रशांत तट। कौन सा? पश्चिमी प्रशांत तट है। यहां सुपर साइक्लोन के बारे में आपको बता दें तो पहली बात तो टाइफून नाम, पश्चिमी प्रशांत तट, विशेषकर दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह चक्रवात का लोकल नाम है। यह ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और सुपर साइक्लोन वो होते हैं जिनमें विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अमूमन 240 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार। अगर कुछ समय के लिए भी उन्होंने ग्रहण किया या हासिल की तो भी वो सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से सुपर टाइफून सिनलाकू, जिसका नाम है, ये प्रशांत महासागर में स्थित जो मैरियाना, उत्तरी मैरियाना द्वीप समूह, मैरियाना ट्रेंच का आपने नाम सुना होगा, मैरियाना ट्रेंच, ठीक, जो विश्व में सबसे गहरा गर्त है, 11,022, कुछ किताबों में 11,033 मीटर की गहराई। तो वही जो क्षेत्र है मैरियाना गर्त का, वही मैरियाना द्वीप है पश्चिमी प्रशांत तट पर, और वहीं आपको ये देखने को मिला। तो इससे बहुत तेज हवाएं, गंभीर मौसमी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये सुपर साइक्लोन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग।
अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल नीनो, ला नीना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी परिघटनाएं हैं जिनका भारत के मानसून के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर अन्य जो वैश्विक जो मौसमी दशाएं हैं, जलवायु दशाएं, मौसमी दशाएं विशेषकर, उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब पहले ये न्यूज क्या थी उसको हम आपको बताते हैं और फिर थोड़ा एल नीनो को आपको समझाएंगे बहुत शॉर्ट में। देखिए, अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना, जैसे ही आप अगर अल नीनो, ये न्यूज बहुत फेमस थी, चर्चा में थी, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी हम लोग मई में हैं और पीछे की न्यूज यानी अप्रैल की न्यूज को देख रहे हैं, आगे मई की न्यूज को जून में कवर करेंगे। ऐसे आप देखेंगे स्पेशलाइज्ड तरीके से जो भी स्थान जुड़े हों भौगोलिक या पर्यावरणीय, उनकी न्यूज में बीच बीच में लेकर आऊंगा और आपको बताता रहूंगा। तो यहां अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसका जैसे ही नाम सुनते हैं आप तुरंत दिमाग में आपके आता है सामान्य बात यही कि भारत में सूखा पड़ने की संभावना। अल नीनो का संबंध मानसून को कमजोर करता है, तो अल नीनो से सूखे की संभावना होती है, जबकि ला नीना जैसी घटनाओं से बाढ़ की संभावना। तो कहा यह गया, जैसे आप यहां देख रहे हैं कि मार्च 2026 में समुद्र के सतही तापमान में वृद्धि अल नीनो की बढ़ती संभावना को दर्शाती है, जिससे संभावित वैश्विक उष्मीकरण और मौसमी संबंधी व्यवधानों का संकेत देती है। यानी कुल मिलाकर मैं आपको एक छोटी सी स्थिति बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप इसको देखेंगे और थोड़ा समझेंगे। देखिए, अल नीनो फेनोमेना क्या है इसको संक्षेप में समझ लीजिए और आपके मानसून से कैसे जुड़ा हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए, ये पैसिफिक ओशन है। क्या है ये? पैसिफिक ओशन। बहुत संक्षेप में देखिए, पैसिफिक ओशन ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है, जिसको आप इधर ये पेरू तट कहते हैं। सामान्यतः पेरू तट पर ठंडी जलधारा चलती है और यहां जो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है, इंडोनेशिया से जुड़ा तट है। इधर आपका देखिए इंडिया, यहां आप जाएंगे तो यहां देखेंगे क्या है? इंडिया, यहां आपका भारत। अब सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसा अगर देखें नॉर्मल ईयर लिखा है, तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि पेरू के तट पर बहुत ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा होती है। यहां कोल्ड वाटर या शीत जल का उद्वेलन होता है ना, शीत जल का उद्वेलन होता है। यहां इस समय दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें बहुत तीव्र होंगी, तट से गर्म जल को दूर हटाएंगी, तो नीचे से कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर आएगा, जिसको कहते हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। ऐसी स्थिति में यहां हाई प्रेशर होगा और ज्यादा से ज्यादा गर्म जल क्या होगा? यहां गर्म जल इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां गर्म जल, इस तट पर गर्म जल इकट्ठा हो रहा है। यहां लो प्रेशर है और यहां इस कंडीशन में क्या है? हाई प्रेशर है। क्लियर? यहां से आप देखिए एक संवहनी धारा उठती है और इसकी एक शाखा जाकर यहां गिरती है पेरू तट पर, एक शाखा इधर अफ्रीका के पूर्वी तट पर गिरती है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर गिरेगी, हाई प्रेशर बनाएगी। यहां ये हाई प्रेशर है, समझिएगा। यहां जो हाई प्रेशर है ये साउथ वेस्ट जो मानसूनी पवने हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को भारत की तरफ भेजेगी। तो ये जो कंडीशन है और ये जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं वॉकर कोशिका। क्या कहते हैं इसको? वॉकर सेल, वॉकर कोशिका कहते हैं, वॉकर कोशिका कहते हैं। ये ऐसी जब कंडीशन होगी तो क्या होगा? उस समय मानसून बेहतर स्थिति में होगा। उस समय क्या होगा? मानसून बेहतर स्थिति में होगा। ठीक है ना? यही अगर और ज्यादा ठंडा जल होगा, अगर और ठंडा जल होगा तो आप जान लीजिए फिर ये लानीना, ये लानीना की कंडीशन होगी। उस समय भारत में इतनी वर्षा होगी कि बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। लेकिन होता क्या है? एल नीनो की जो बात की जाती है उसमें कंडीशन रिवर्स हो जाती है। यहां आप देख रहे होंगे कि अब यहां गर्म जल प्रशांत के पश्चिमी तट या इंडोनेशिया तट पर इधर गर्म जल इकट्ठा ना होकर यहां गर्म जल इकट्ठा कहां होने लगा? पेरू तट पर। पेरू की ठंडी जलधारा इस समय विलुप्त लगभग हो जाएगी, है ना? यहां गर्म जल इकट्ठा होने से अब यहां लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर यहां डेवलप हो जाएगा। क्लियर? यहां लो प्रेशर होगा। इस समय यहां जो व्यापारिक पवने गर्म जल को दूर हटा रही हैं वो बहुत कमजोर हो जाएंगी, इससे गर्म जल यहां इकट्ठा होने लगेगा और क्या होगा कि यहां से लो प्रेशर डेवलप होगा और यहां गर्म जल का इकट्ठा होना एकदम देखिए कम हो गया, बल्कि ये वॉकर कोशिका उलट जाएगी। अब लो प्रेशर यहीं से हवाएं उठेंगी और इधर की तरफ आकर गिरेंगी, इसको हाई प्रेशर बना देंगी। जो पहले लो था इसको हाई प्रेशर, तो यहां वाली जो शाखा थी वो अपने आप खत्म हो जाएगी क्योंकि यहां से संवहन नहीं होगा। क्लियर? इससे क्या होगा? मानसून कमजोर हो जाएगा। इससे क्या होगा? भारत में सूखा। इससे क्या होगा? सूखा। ध्यान दीजिएगा, कहां? भारत में सूखा। इससे क्या होगा? भारत में सूखा। भारत में सूखे की स्थिति बढ़ जाएगी। इसको और विस्तार से बहुत कुछ समझाया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं करंट की क्लास में करंट से रिलेटेड घटनाएं फिर बहुत हैं, फिर पूरा भूगोल हो जाएगा।
तो संक्षेप में मैंने कोशिश की और आप जरूर समझ पाए होंगे इसको। कमेंट जरूर करिएगा अगर अलग से आपको इस पर वीडियो बनाना है। तो अगर आपको अलग से समझना होगा तो मैं ला नीना, अल नीनो, एंसो इफेक्ट, अल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, इन सबको बहुत विस्तार से आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपका कमेंट चाहिए अगर आवश्यकता हो तो। बिना आवश्यकता के फिर काम करने का मतलब क्या होता है। तो ये स्थितियां हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो भारत में कहा जा रहा है कि इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से सूखे की स्थिति बन सकती है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो चलिए ये बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं एक न्यूज आपके सामने क्या है, वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान हेतु विश्व का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय। किसके लिए? पशु चिकित्सा। यहां आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये इनको ध्यान से अगर आप पहचानते हो, अनंत अंबानी जी हैं, इनके पिताजी हैं, ठीक है, और ये इनकी पत्नी जी हैं। कुल मिला जुलाकर इन्होंने एक बहुत बढ़िया वनतारा नाम आपने सुना होगा। वनतारा कई बार वीडियोस के माध्यम से, कई बार कई लोग रिपोर्टर वगैरह गए हैं, तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे अगर तो मिल जाएगा आपको, बड़े विस्तार से उन्होंने बनाया है। कई लोग लड्डू उड्डू भी वहां का खाए हैं। वो कहते हैं कि भाई इतना शुद्ध है कि जानवरों को भी खिलाया जा सकता है, इंसान भी इसको खा सकते हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं। तो यहां इन्होंने इन्हीं के यानी अनंत अंबानी जी के प्रयासों से आप देखिए कि वन्यजीव संरक्षण संगठन वनतारा ने जामनगर गुजरात में, कहां? जामनगर। वैसे तो आप देखिए रिफाइनरी के लिए जानते हैं, विश्व में सबसे बड़ी रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर की, आप देखिए, ठीक, रिलायंस के द्वारा जामनगर में। लेकिन केवल तेल के लिए नहीं, जामनगर आपको पता होगा उस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आम की खेती भी की जाती। आम के वृक्ष लगाए हैं उन्होंने। और उसके अलावा यहां मैं बात कर रहा हूं तो बहुत बड़े पैमाने पर वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस जामनगर में वनतारा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की है, उसकी घोषणा की है, मतलब आगे किया जाएगा। तो ये विश्व में पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए समर्पित ऐसा विश्व का पहला एकीकृत जो है विश्वविद्यालय होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसी पहल का, इंसानों के लिए संवेदनशीलता तो सभी में होती है, हालांकि आजकल सभी में भी नहीं है, लेकिन पशुओं के लिए अगर संवेदनशीलता है तो इस कदम की सराहना की जानी चाहिए, इसकी इज्जत की जानी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा चंबल का मामला। चंबल वैसे डकैतों के लिए आप जानते हैं बड़ा लंबे समय तक फेमस रहा है, लेकिन यहां चंबल में रेत खनन की बात हो रही। चंबल जो एरिया है आप देखिए, चंबल रवाइन लैंड क्या है? उत्खात भूमि, भूगोल में उसको रवाइन लैंड कहा जाता है। बहुत ज्यादा इरोडेड लैंड है, इरोजनल बहुत ज्यादा होता है, इरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो चंबल में रेत का खनन, ये आज का नहीं, खनन माफिया, अगर आप लोकल वहां से जुड़े होंगे या और भी जानते होंगे तो खनन माफिया बहुत है वहां, रेत का खनन। और रेत जो खनन है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा वर्स्ट स्थिति में है, जल्दी सुनते ही नहीं, कई बार तो अधिकारियों के ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ा देते हैं। तो आप देखिए यहां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसी संदर्भ में चेतावनी दी है कि यदि राज्य 1 माह के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि ये कंडीशन कितनी वर्स्ट है, या कितना लग रहा है कि जैसे हाथ से निकल रही स्थिति। और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पारिस्थितिकी के रूप में संवेदनशील अभयारण्य की सुरक्षा हेतु ठोस उपाय करने का भी क्या है, निर्देश दिया है। क्योंकि ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं चंबल वाला, इसका संबंध एमपी, यूपी और राजस्थान कह लीजिए, तीनों क्षेत्र से कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी या इकोलॉजिकल जो जोन है वो तीनों से कहीं ना कहीं संबंधित। क्लियर? तो ये रेत खनन की वजह से, और आप जानते हैं कि रेत खनन से बड़ी समस्याएं, रेत खनन से क्या होगा, रेत खनन से जो ये क्षेत्र आप देखिए, यहां ग्राउंड वाटर जो होगा, ग्राउंड वाटर में भी कमी आती। ठीक है, रेत कहीं ना कहीं जल को स्वच्छ करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इससे कई समस्याएं होंगी। इससे एक तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर में भी डेफिसिट आएगी, कमी आएगी, ग्राउंड वाटर में भी कमी आएगी, डेफिसिट आएगी, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है ना कि यहां आप देखिए कई मूवीज भी बनी है, इतना जगह जगह खनन हो जाता है बीच बीच में कि गड्ढे बन जाते, और कई बार बच्चों की डूब के मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि अनइवन टाइप का उसमें क्या होगा, डेप्थ होगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो कई बार ऐसी मौतें भी हैं, कई सारी सीरीज भी, वेब सीरीज वगैरह कुछ इस पर भी बनी है। तो यहां से आप देखिए ये चंबल वाली जो घटना है इससे ये जुड़ा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई न्यूज पर। आप देखिए भारत में भीषण गर्मी, हॉट बॉक्स प्रभाव क्या है, ठीक है, हीट वेव्स आपने सुना होगा, हीट वेव्स सुना होगा, हॉट बॉक्स,
हॉट बॉक्स प्रभाव क्या है। अब यहां आप देख रहे होंगे, अगर आप इस कलर को, इस रंग को थोड़ा पहचाने, आप देख पा रहे होंगे, तो भारत के ऊपर आपको लग रहा है जैसे पारा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान प्रवृत्तियों के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भारत रिकॉर्ड तौर गर्मी का सामना कर रहा है, जिससे वर्ष 2026 में यह वैश्विक ताप केंद्र बन गया है ना। विश्व के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत में है। सोचने वाली बात, जहां पारा जो है 45 डिग्री सेल्सियस से पार है ना। तो पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा। हालांकि पिछले अभी अगर मैं आज आपको क्लास ले रहा हूं, कल आप इसको देखेंगे, जब भी आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी इस समय पीछे में कुछ थोड़ी सी अंधड़, आंधी, तूफान बहुत सारे आए, वो भी अत्यधिक गर्मी का ही कहीं ना कहीं परिणाम है ना। तो ये उससे थोड़ा सा तो रिलैक्स मिला है, लेकिन ये जो न्यूज है इसके अकॉर्डिंग आप देखिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र अत्यधिक तापमान की स्थिति में देखिए। तो यहां इसमें आपको कुछ चीजें बता दें बहुत जरूरी, जैसे अभी आपको न्यूज आया था कि बांदा लगभग 47 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान यहां दर्ज किया गया। तो तापमान बहुत ज्यादा रहने से कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती। उसमें देखिएगा, जैसे कई सारे शहरों में तापमान बहुत ज्यादा रहे, उसमें हॉट बॉक्स को मैं आपको समझा दूं बहुत संक्षेप में, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ये देखिए ये क्या है। ये हॉट बॉक्स मतलब इसमें एक ऐसी स्थिति है कि जहां बहुत सामान्य समझिए कि जैसे जब तेजी से संवहन होता है तो वायु जो ऊपर उठेगी वो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा प्रभाव हो जाए कि वायु का आरोहण बंद हो जाए, समझिएगा वायु का ऊपर उठना बंद हो जाए, यानी एक प्रकार से प्रतिचक्रवाती जैसी दशा निर्मित हो जाए कि वायु का संवहन या कन्वेक्शन बंद हो जाए, तो जब वायु ऊपर उठेगी नहीं तो क्या होगा, फिर ठंडी नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, नीचे गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी। कुछ वैसी स्थिति जैसे आप देख रहे हैं कि वायुमंडलीय अवरोध या प्रतिचक्रवाती जो दशा है वो उष्मा को बाहर उत्सर्जित होने से रोक देता है, ठीक है ना। इसके साथ शहरों को उष्मा द्वीप की बात करते हैं। जो कंक्रीट शहरों को क्या कहा जाता है, हीट आइलैंड कहा जाता है। ये कंक्रीट के जंगल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ये कंक्रीट के जंगल, क्योंकि उष्मा का अवशोषण करते हैं। अगर आपको पता होगा तो ये शहर वगैरह जितना कंक्रीट वाले चीजें हैं ये उष्मा का अवशोषण अधिक करेंगे, रिफ्लेक्शन कम करेंगे, यानी इनका अल्बिडो कम होता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये उष्मा को अवशोषित करेंगे। उससे संचित या क्यूमुलेटिव जो टेम्परेचर है, हीट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे पूरा क्या है, एक तो ये कंक्रीट के जंगल है ना। आप कंक्रीट के जंगल मतलब एकदम जो बिल्डिंग है, प्राकृतिक वन काट के आपने कंक्रीट का जंगल लगाया, ठीक। पक्की सड़कें, सीमेंटेड सड़कें, पक्के मकान, पक्की दुकान, पक्का आप क्या बताएं, सब कुछ इस प्रकार से ये होता क्या है कि पूरा ये उष्मा को अवशोषित करेंगे, है ना। और मैंने कहा एक ऐसी वायुमंडलीय दशा जिसमें वायु का आरोहण अवरुद्ध होगा तो वायु ठंडी नहीं होगी, ये पूरा एक हॉट बॉक्स की तरह बदल जाएगा। इनसे क्या होगा, हीट वेव्स, इनसे क्या होगा, हीट वेव्स जिसको कहते हैं ना, ताप तरंगे उत्पन्न होंगी, जो कि हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। उत्तर भारत में आप गर्मी में देखते हैं, गर्मी में हीट वेव्स की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, विशेषकर ये मई वाला जो मौसम, और इसमें हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, हीट स्ट्रोक का। तो ये पूरा हॉट बॉक्स इसी से संबंधित है कि ये एक ऐसी स्थिति हो गई है कि एक पूरी तरह से एक डब्बे की तरह बंद, लगातार तापमान एक चैम्बर की तरह है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसको आप देखेंगे तो ये हॉट बॉक्स से रिलेटेड जो घटना है इसको आप पूरे भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अभ्यास दीप शक्ति। अभ्यास दीप शक्ति, ध्यान से देखते जाइएगा, करते जाइएगा, समझते जाइएगा। अभ्यास दीप शक्ति की बातचीत हम कर रहे हैं। अभ्यास दीप शक्ति, आइए देखते हैं क्या है भाई। अभ्यास दीप शक्ति भारत की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्तता और बहुआयामी संचालन पर बल देता है। अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्गत आयोजित किया गया। कहां, अंडमान निकोबार कमान के अंतर्गत, ठीक है। यह एक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है जिसे भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा संयुक्त अभियानों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। स्थान आप देख रहे हैं, स्थान के दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। उद्देश्य इसका क्या है, तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु त्वरित प्रक्रिया, ठीक, इंस्टेंट जो रिएक्शन है, क्षमता को हम कैसे मजबूत करते हैं। प्रतिभागी बल अगर इसमें देखें तो इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा समन्वित संचालन किया गया। तो ये कोऑर्डिनेशन भी दिखाता है विभिन्न सेनाओं के बीच। इस प्रकार का जो अभ्यास होता है उससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो इस प्रकार से आप इसमें बहुत सारी बातें, जैसे मुख्य गतिविधियों में इसमें उभयचर, जल स्थल दोनों पर रहने वाले, मतलब उभयचर का मतलब स्थल जल दोनों पर
आक्रमण की स्थिति, फिर समुद्री प्रभुत्व संचालन, समुद्री तट पर उतरने के अभ्यास शामिल होते हैं। वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुकरण करते हैं कि कभी अगर वर्तमान में आप देखिए चारों तरफ जिसको कहते हैं ना कि आग लगी हुई है, आग लगी का मतलब युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में खुद को मजबूत रखना, अभ्यास करना का पता कब जरूरत पड़ जाए तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है ना। तो इसको आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। आईआर के दृष्टिकोण से भी ऐसी चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत। भारत ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत या नेक्स्ट जनरेशन, जिसको ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहते हैं, साची, क्या नाम है इसका, साची को लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसको देखिए, जो स्वदेशी नौसैनिक जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। यार्ड जो है ये आप देखिए साची के बारे में। साची अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत श्रेणी का प्रमुख पोत है, जिसे भारत की समुद्री सुरक्षा को बहुआयामी और बहुउद्देशीय क्षमताओं के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहां से है ये, इसको संक्षेप में आप इसमें देखिए। ये निर्माण इसका जो महत्वपूर्ण है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, भारत के पश्चिमी तट पर गोवा जो आप देखिए, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको जो है डेवलप किया है। इसको आप देखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास साइक्लोन 4। पहली बात तो ये देखिए, अभ्यास साइक्लोन जो 4 है, इसमें भारत और मिस्र के बीच का एक अभ्यास है। तो भारतीय सेना का एक दल मिस्र के लिए रवाना हुआ है, जहां वह भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 के चौथे संस्करण में भाग लेगा। क्लियर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय जो संयुक्त जो है बल अभ्यास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपको जानकारी दे दिया जाए कि अभ्यास जो साइक्लोन 1 था, इसका आयोजन 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। यहां जो अभ्यास साइक्लोन 4 है 2026 में, अप्रैल 2026 में मिस्र के अंशास में रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी परिस्थितियों में इसका आयोजन किया गया था। जैसलमेर भी हमारा काफी कुछ रेगिस्तान ही जैसा है, आप जान ही रहे हैं, रेगिस्तान ही है। यहां भी उसी परिस्थितियों में किया जा रहा है, लेकिन इस बार मिस्र में हम कर रहे हैं, जा रहे हैं वहां। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अगर भारत और मिस्र की बात करें। आइए एक और की बात करते हैं, ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु बहुत चर्चा हुई इसकी, ऑपरेशन हिम सेतु की बहुत चर्चा हुई। आखिर क्या है देखिए, भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में फंसे 1000 से अधिक पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु प्रारंभ किया। यह अभियान भारतीय सेना के पूर्वी कमान जो ईस्टर्न कमांड था, उसके अंतर्गत त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किया गया। उत्तर सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में जो लैंडस्लाइड, भूस्खलनों की श्रृंखला तथा एक पुल के ढह जाने के कारण सड़क संपर्क टूट गया और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। बहुत ही प्रमुख ऑपरेशन था। तो ये है, इसको आप देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हिम शक्ति, भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास, आईएनएस निरीक्षक, ठीक, के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए कोलंबो श्रीलंका पहुंचा। और इसमें देखिए डाइवेक्स 2026 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक गोताखोरी अभ्यास है। तो कहां हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है। उद्देश्य क्या है, परस्पर संचालन क्षमता, संचालन समन्वय और तकनीकी दक्षता को बढ़ाना और जल के भीतर अभियान और समुद्री सुरक्षा के सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है, पहल है, आप इसको देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चरण 1 फेज 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रथम चरण का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित, कहां है, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रथम चरण का उद्घाटन किया। और यह परियोजना दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिकल्पित है, जिससे भीड़ भाड़ में कमी होगी। तो आप देखिए इंटरनेशनल लेवल का है, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से युक्त ये नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इस आसपास के क्षेत्र के विकास की संभावनाएं, क्योंकि ये सब क्या है, विकास के लिए ईंधन का काम करते हैं। किसी बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करना हो तो इस प्रकार की चीजें आप देखिए बहुत ही बड़े पैमाने पर
और भी सारी चीजों को एकत्रित, क्योंकि जब ऐसी चीजें विकास होंगी, विकसित होंगी, तो आवाजाही से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अगल बगल जो रियल एस्टेट सेक्टर थे वो भी बूम करेगा। और ये एक प्रकार से मैंने कहा फ्यूल डेवलपमेंट के लिए फ्यूल का काम करते हैं। यद्यपि इस पर खर्च बहुत ज्यादा आते हैं, ये समझने की जरूरत है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, ये हवाई अड्डा लगभग 11,200 करोड़ के निवेश से, ये भी समझिएगा, ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वर्तमान में आप देखिए यही मॉडल बेहतर है। अब सरकार के पास इतना अकेले पैसा नहीं सब कुछ निवेश करे, तो सरकार का भी उस पर थोड़ा सा कंट्रोल बना रहे, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों की मिली भगत, यानी दोनों की मिली जुली, तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल का एक उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखिए, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जब नए सिरे से कोई चीज बनती है तो इकोनॉमी में आप जानते हैं उसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब नए सिरे से, जहां कुछ नहीं था एकदम नए सिरे से बनाया गया है। तो आप इसको भी, इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट इसमें देख लीजिएगा, बनाया गया है, इसको आप देखिएगा। बाकी बहुत सारी विशेष जानकारियां इसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये आप PDF इससे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट इस पर जानकारी पर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन, जो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है, यह बहुत जरूरी। लखनऊ में संधारणीय सस्टेनेबल जो वेस्ट मैनेजमेंट है, यह बहुत ही जरूरी है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप देखेंगे वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम के लिए 250 पर्यावरण अनुकूल वाहनों, इलेक्ट्रिक और CNG चालित के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषण का एक बहुत प्रमुख कारण भी है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा, इस पहल का जो उद्देश्य है घर घर कूड़ा संग्रह, इस पहल का उद्देश्य घर घर कूड़ा संग्रह, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन को मजबूत करना है। क्योंकि अगर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होगा तो जो खुले में लोग जो फेंकने की प्रवृत्ति है वो कम होगी और उससे प्रदूषण कम होगा। तो ये बहुत जरूरी। और यह राज्य के जीरो वेस्ट से जीरो कार्बन एमिशन, ध्यान दीजिएगा, ये भी सारी चीजें, यह राज्य के जीरो वेस्ट से जीरो कार्बन एमिशन, शून्य अपशिष्ट से शून्य कार्बन उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भाई एक बड़ा सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखें चीजों को, जीरो वेस्ट से जीरो कार्बन एमिशन, इस प्रकार से जो वेस्ट है, अगर वो जो वेस्ट मैनेजमेंट सही ढंग से होगा, अगर वेस्ट मैनेजमेंट सही ढंग से होगा तो आप ये समझिए कि इसमें क्या होगा, इससे एक तो प्रदूषण कम होगा, और दूसरे वेस्ट में आप देखिए कचरे से, इस कूड़े कचरे से अगर ऊर्जा बनाने की तकनीकी विकसित होगी तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये इससे हमारी बहुत सारी जो समस्याएं प्रदूषण की हैं वो दूर होंगी। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हमारा कार्बन एमिशन नेट जीरो जो लक्ष्य है कि जितना कार्बन उत्सर्जन हो उतना कार्बन को हम हटाएं भी वायुमंडल से, उस दृष्टिकोण से भी क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसको आपको समझना है। क्लियर? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त की। ठीक, कि मौके पे ही पता लगा कि मौके पे ही उसका निदान कर दिया जा रहा है वेस्ट का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसको देख और समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एक और न्यूज जो है गोरखपुर में, ठीक, मुख्यमंत्री का एरिया भी है, में बुनियादी ढांचा और पर्यावरण परिवर्तन। आप देखिए यहां गोरखपुर में 1055 करोड़ की 497 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जो टिकाऊ शहरी विकास और कचरे से संपदा, है ना, वेस्ट टू वेल्थ, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक, वेस्ट टू वेल्थ। तो वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से संपदा की पहल जो है कि दिशा में एक बदलाव को रेखांकित करता है। वेस्ट टू वेल्थ यानी कैसे कूड़े कचरे को हम संसाधन में परिवर्तित करते हैं, कूड़े कचरे का सदुपयोग कैसे करते हैं, उसको कैसे संसाधन में यानी वेल्थ में, संपदा में परिवर्तित करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक बुनियादी ढांचा,
एक इंफ्रास्ट्रक्चर गोरखपुर में आप देखिए बनाया जा रहा है, उसके लिए एक बड़ी रकम जो है आवंटित की गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मजबूत एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान से देखना। आगे बढ़ेंगे, सेखा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का 99वां रामसर स्थल। आप जानते हैं कि रामसर साइट्स ये वेटलैंड संरक्षण के दृष्टिकोण से, आर्द्र भूमि संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 1971 में ईरान के रामसर में आप देखिए कि रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें विश्व में जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो झीलें थे उनके संरक्षण की बातचीत की गई थी। बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया और धीरे धीरे तमाम वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को इसके अंतर्गत लाया गया। और इसी कड़ी में आप देखिए, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी रिच सेंटर्स होते हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं ये बायोडायवर्सिटी रिच सेंटर्स होते हैं, दे आर लाइक इकोटोन। चूंकि स्थल और जल दोनों के लक्षण होंगे तो वहां उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए भारत में वर्तमान में टोटल कितना, 99 रामसर स्थल भारत में टोटल 99। अप्रैल 2026 में आप देखिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित जो सेखा झील है, चित्रों में आप देख पा रहे होंगे, सेखा झील पक्षी अभयारण्य, इसको आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया। इस प्रकार से अगर आप देखें तो भारत में टोटल 99 हो गई, और यूपी में कितनी हो गई, यूपी में अगर आप देखें तो यूपी में बढ़कर टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। ध्यान दीजिएगा, यूपी में कितनी हो गई, 12 हो गई, 12 हो गई टोटल, यूपी में 12, यूपी में कितनी, 12। सबसे ज्यादा किस राज्य में है वेटलैंड्स, तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर कौन है, यूपी आपका। इस समय यूपी में कितना है, 12, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रामसर स्थलों की सूची में मैंने अभी आपको बताया दूसरे स्थान पर है, पहले में 20 के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है, क्लियर। तो आप इसमें देखेंगे कि एक एक करके सेखा झील पक्षी अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण, यहां पक्षियों की लगभग 249 प्रजातियां हैं, उनका पर्यावास है, आवास है, ठीक। चूंकि आवास का विखंडन जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण है, इसीलिए इस प्रकार का जब संरक्षण दिया जाता है, किसी को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आवास का भी संरक्षण किया जाता है, और यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको आपको देखना है, समझना है। यूपी में जैसे मैंने कहा टोटल आप देखिए तो ऊपरी गंगा, अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये सब क्या है, रामसर स्थल है। सरसई, नावर झील, इटावा, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई, समान पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी, पर्वती, अरगा, अड़गा या अरगा जो पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर जो पक्षी अभयारण्य आप देख रहे हैं 8। इसके अलावा हैदरपुर, बखीरा, पटना, थाही और 12वां अभी जो सेखा झील पक्षी अभयारण्य अलीगढ़ में न्यूनतम। टोटल भारत में कितना, 99, ठीक है। भारत, ध्यान दीजिएगा 1971 में जैसे रामसर में समझौता हुआ, ये जो समझौता था 75 में लागू हुआ। 1975 में भारत ने सिग्नेचर कब किया था, 1982 में भारत ने रामसर जो कन्वेंशन था उस पर जो सिग्नेचर किया था वो 1982 में, 1982 में किया था, और उसके बाद से लगातार इसका पालन भी कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण और प्लेस या न्यूज कह लीजिए, देखेंगे चंबल। चंबल आजकल बड़ी चर्चा में, देखिए उधर चंबल रेत वाला, इधर ये मैंने आपको बताया था बैडलैंड्स, ये रवाइन लैंड्स कहा जाता है, उत्खात भूमि कहते हैं, रवाइन लैंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। ये कटापटा मृदा अपरदन से बहुत बड़ी समस्या है। तो चंबल जो वेटलैंड्स है, कटापटा, कटीपटी भूमि, कहीं कटक की तरह, कहीं घाटी की तरह, बहुत ज्यादा अपरदन हुआ है ना, उसके वेटलैंड से उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म हब की ओर संक्रमण, मतलब जो ये अपरदन के लिए एक प्रकार से कह लीजिए कि कहीं न कहीं अपरदन की समस्या के लिए जाना जाता है, उसको कैसे शिफ्ट कर रहे हैं एक इको टूरिज्म हब बनाने की तरफ। तो ये एक प्रकार से धीरे धीरे शिफ्टिंग इसकी अच्छे कॉज के लिए है, अच्छी चीजों के लिए। तो ऐतिहासिक रूप से दुर्गम भूभाग एवं डकैत गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध जो चंबल क्षेत्र है, उसमें इटावा, मैनपुरी, आगरा, ये सब इसका विस्तार है। इटावा विशेषकर, मैनपुरी, ये सब देखिए। अब इसको एक इको टूरिज्म हब के रूप में उभारा जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसके लिए इसको पर्यटकों को लगातार, यहाँ पर्यटकों का देखिए, पर्यटकों का लगातार आना जाना यहाँ बढ़ा है, और एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाया जाए। इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इसमें इसका संरक्षण और इसके साथ साथ जो संकटग्रस्त यहाँ घड़ियाल, रेड क्राउन,
रूफ टर्टल और गंगा डॉल्फिन का महत्वपूर्ण आवास है, उन सबको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ इटावा सफारी पार्क की बात आप देखते हैं लायन सफारी के रूप में, यह भी एक आकर्षण का केंद्र है, ठीक है ना। फिर पचनदा का महत्व जो है इस क्षेत्र में, यह भी पचनदा 5 नदियों वाला, यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध, पहूज, ये सब। तो इस प्रकार से ये सब कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों के लिए पर्यटन का एक आकर्षण हो सकता है। और इस वजह से यही कहा जा रहा है कि जो बैड लैंड या उत्खात भूमि, रवाइन लैंड, जो कटी पटी भूमि थी, वो धीरे धीरे कैसे आकर्षण में और एक इको जो सेंसिटिव जो या कह सकते हैं जो इको टूरिज्म जोन की तरफ जो लेकर हमें जा रहे हैं, उसका एक उदाहरण हम यहां देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कैसे कहां क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का कांच उद्योग, उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग पर मध्य पूर्व जिसको आप पश्चिमी एशिया भी कहते हैं, मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव। आप सोचिए, समझिए, थोड़ा देखिएगा, विश्लेषण करिएगा। बात क्या की जा रही है कि जो भी आप देखिए ईरान, अमेरिका, इजराइल जो युद्ध की स्थिति है, हालांकि देखें लगातार अब उसका प्रभाव बढ़ रहा है। युद्ध जितना लंबा चलेगा प्रभाव उतना बढ़ता चला जाएगा। उसका प्रभाव सोचिए इतना पड़ रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे सप्लाई बंद होगी वैसे वैसे बहुत सारी चेन टूटती चली जाएगी। यहां क्या संकट है पहले इसको देखिए। कांच उद्योग पर, कांच उद्योग, फिरोजाबाद आप नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, जिसको कांच उद्योग का पूरा हब कहा जाता है। सुहाग नगरी ग्लास सिटी। आप कहेंगे सर सुहाग नगरी, अरे भाई चूड़ी सुहाग है, महिलाओं के लिए तमाम जो चीजें सुहाग की हैं, कांच की, खासकर चूड़ियां वगैरह, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन यहां से होता है फिरोजाबाद। अब लगातार जो ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला जो बाधित हुई है, उसके कारण 1.5 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ गई। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या करेंगे बेचारे, ये कहीं और कुछ विकल्प ढूंढेंगे। इस वजह से पूरा का पूरा ये जो ग्लास का जो निर्माण है, जो चूड़ी या तमाम इस प्रकार से ग्लास सिटी के रूप में फिरोजाबाद में तमाम जो ये गतिविधियां होती हैं वो प्रभावित हो रही हैं। तो कांच उत्पादों पर बहुत ज्यादा क्या है, नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। ये एक महत्व आप देख सकते हैं, भू राजनीतिक महत्व, उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और अस्थायी राजधानी घोषित कर दिया है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह संशोधन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुरूप है, जिसके तहत जून 2024 से हैदराबाद की अस्थायी राजधानी की स्थिति समाप्त कर अमरावती को पूर्ण राजधानी, अब इसको पूर्ण राजधानी बन गई है। कई बार लोग यहां से आलोचना भी कर रहे थे लंबे समय से, क्योंकि पूर्ण दर्जा नहीं था, है ना, वैकल्पिक व्यवस्था हैदराबाद के रूप में इसको प्रोवाइड कराया गया था। अब ये पूरी तरह से आप देखिए अमरावती पूर्ण रूप से इसकी राजधानी इसको बना दिया गया है। इसको आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक। एक और चीज इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे स्थान अमरावती आंध्र प्रदेश की एक नियोजित और ग्रीन फील्ड। फिर देखिए, चूंकि नए सिरे से इसको राजधानी बनाया गया, इसलिए मैंने कहा ना कि नए सिरे से, तो ग्रीन फील्ड राजधानी है कृष्णा नदी के तट पर, भौगोलिक दृष्टिकोण से कृष्णा नदी के तट पर है। और इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो परिकल्पना 2014 में की गई थी, जब हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा बन गया था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण और आधुनिक राजधानी का दृष्टिकोण, इसे सिंगापुर जैसे शहरों से प्रेरित एक विश्वस्तरीय सतत और आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई जितनी भी चीजें डेवलप की जाएंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए नया जितना भी शहर या जो भी चीजें विकास की जाएंगी वो प्लान्ड होगा, सस्टेनेबल सिटीज के रूप में उनको डेवलप किया जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक आधुनिक राजधानी जो है कह लीजिए कि प्राप्त हो जाएगी अमरावती आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो इस चीज को आप यहां देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज या प्लेस की तरफ। दनकुनी सूरत, ध्यान से देखिएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी का नाम आपने सुना होगा, आपने भूगोल पढ़ा होगा, डीएफसी का नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, समर्पित माल भाड़ा गलियारा कह लीजिए। तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से माल ढुलाई के लिए, पैसेंजर ट्रेनों से अलग, पूरी तरह से केवल माल ढुलाई के लिए अलग से ट्रैक पूरा बनाया जा रहा। और वैसे आपने दो सुना होगा, एक ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक वेस्ट। एक आपने सुना होगा लुधियाना पंजाब से, ठीक है, लुधियाना नाम सुना है, लुधियाना जो है पंजाब से उधर पश्चिम बंगाल तक, ठीक,
दनकुनी पश्चिम बंगाल, लुधियाना पंजाब से दनकुनी जो पश्चिम बंगाल तक आप देखिए। और एक आपने सुना होगा जो दादरी उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश से उधर जो महाराष्ट्र चले जाइए आप, ठीक, महाराष्ट्र चले जाइए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, ठीक। तो एक वेस्ट हो गया, एक ईस्ट। अब यहां क्या है, एक अलग से यहां दानकुनी से इसको जोड़ देंगे कहां, सूरत। देखिए तो दानकुनी पश्चिम बंगाल से सूरत गुजरात, यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां देखिए यह दानकुनी, दानकुनी इधर पश्चिम बंगाल से, इधर आप देखिए सूरत गुजरात तक, है ना। मैंने कहा एक लुधियाना, लुधियाना पंजाब, लुधियाना देखिए पंजाब, लुधियाना से इधर एक दानकुनी तक था, ठीक है। एक इधर गाजियाबाद, गाजियाबाद दादरी जो देखिए वहां से लेकर इधर था महाराष्ट्र। अब ये देखिए दानकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेल नेटवर्क पर भीड़ कम करना, इससे क्या होगा, परिचालन त्वरित हो जाएगा, कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ जाएगी, सही समय पर होगी, ठीक है ना। और पैसेंजर ट्रेनों को भी क्या होगा, उस टाइम से जाने आने का उससे भी मौका मिलेगा, और इससे डेवलपमेंट भी होगा, जहां जहां से गुजरेगा वहां रियल एस्टेट सेक्टर विकसित होगा और तमाम विकास के कार्य भी इससे हो सकेंगे। तो ये याद रखिएगा कि दानकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक 2052 किलोमीटर लंबा एक माल गलियारा है। दानकुनी मैंने पहले ही बताया पश्चिम बंगाल से सूरत गुजरात को ये जोड़ देगा। और जो पहले आप देख रहे हैं ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, उसका एक और एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, मुंद्रा के बारे में आपने सुना होगा। मुंद्रा बंदरगाह हाल ही में एक ही जहाज में 6008 कारों के रिकॉर्ड निर्यात के साथ मुंद्रा बंदरगाह भारत का अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बनकर उभरा है। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है, मुंद्रा। आप बार बार सुन रहे होंगे अडानी, अडानी का नाम आपने सुना होगा। अडानी यहां देखिए लिखा भी हुआ है, तो कई बार जो विरोधी हैं वो आलोचना भी करते हैं कि यहां विकास की बात है तो अडानी के द्वारा ये है। और मुंद्रा एक निजी बंदरगाह है, गुजरात के कच्छ, कहां है ये, गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के निकट कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर, कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने एक रिकॉर्ड बनाया कि एक ही जहाज में 6008 कारों का रिकॉर्ड निर्यात एक साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखेंगे मुंद्रा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक देश है बुर्किना फासो। अगर आप यहां मैप देख पा रहे हो, बुर्किना फासो एक देश है, इसको अपर वोल्टा भी कहा जाते हैं। घाना को लोअर वोल्टा कहते हैं, घाना को अफ्रीका का देश है, इसके ऊपर ये बुर्किना फासो, इसको अपर वोल्टा भी कहते हैं। तो यहां आप देखेंगे चूंकि इन क्षेत्रों में ये सहारा मरुस्थल का तेजी से दक्षिण की तरफ विस्तार हो रहा है, समझिएगा। ये सहारा जो मरुस्थल है इसका जो दक्षिणी विस्तार है इसको साहेल का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, साहेल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, उसको साहेल क्षेत्र कहते हैं। और जितना इस मरुस्थल का विस्तार होगा उतना ही क्या है, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, कृषि वाली चीजें घटेंगी। तो हाल ही में भारत ने देखिए साहेल क्षेत्र में, यही हो गया, संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों के मध्य खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने के लिए बुर्किना फासो को मानवीय खाद्य सहायता प्रदान की है। अब आप देखिए जैसे साहेल एक लगभग 5000 किलोमीटर लंबा अर्ध शुष्क सवाना क्षेत्र है जो सहारा मरुस्थल और सूडानी सवाना के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। क्योंकि यहां देखिए इधर ये विषुवतरेखी जलवायु है कांगो वाली, इधर सहारा मरुस्थल वाली, बीच में क्या होती है, बीच में सवाना टाइप की जलवायु है। और उसी सवाना टाइप जलवायु में सहारा का मरुस्थली जलवायु जब बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बंजर कर रहा है, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। उसी संदर्भ में भारत देखिए खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, संघर्ष होगा, उसी संदर्भ में भारत ने खाद्य सुरक्षा का समर्थन देने की बात की है। अब यहां आप देखिए फूड सिक्योरिटी से भी मामला मिलता है। भूगोल में मैंने कहा साहेल क्षेत्र क्या है वो भी उठाकर पूछ सकता है। बाकी आप देश का नाम तो देख ही रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस अजरबैजान की बात, भारत अजरबैजान, भारत अजरबैजान में कूटनीतिक संबंधों का पुनर्स्थापना। आपको याद होगा भारत और अजरबैजान के बीच में संबंध क्या है, काफी तल्ख हो गए थे, है ना। अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सागर के तट पर लगता हुआ है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, एक बहुत प्रमुख तेल शोधक क्षेत्र है, ऑयल रिफाइनरी है जो कि कैस्पियन सागर के तट पर है।
तो भारत अजरबैजान के बीच में फिर से संबंधों, कूटनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया था उसके बाद तनाव हो गया था, क्योंकि ये पाकिस्तान का समर्थन करने लग गए थे, है ना। तो पाकिस्तान का ये समर्थन करने लग गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन फिर से हम संबंधों को बेहतर कर रहे हैं। तो उसी दिशा में आप देखिए भारत और अजरबैजान ने क्या किया, फिर से संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। बड़े पुराने संबंध हैं, 1992 से दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और राजनयिक संबंध रहे हैं। तो जरूरी है जो संबंध अच्छा हो, आपसे भी किसी का संबंध पहले बढ़िया रहा हो, बीच में तल्ख हो गया हो, तो फिर से कोशिश करिए उसको सुधार ले, ज्यादा बेहतर है। दुनिया में जितना अमन रहेगा उतना बेहतर रहेगा। लेकिन समस्या यही है कि वर्तमान परिवेश को देखें तो चारों तरफ मैंने कहा ना कि आग लगी हुई है। खैर, तो अजरबैजान ने कुछ आरोप भी लगाए थे कि भारत पर संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदस्यता को बाधित करने का आरोप भी लगाया था। धीरे धीरे संवाद पर सहमति होगी तो चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, बेहतर होगा। ऊर्जा सहयोग के दृष्टिकोण से जरूरी है। अजरबैजान भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है और ओएनजीसी विदेश द्वारा वहां निवेश भी किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है और एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। और इस समय आप देखिए ईरान से आयात का हार्मुज जल संधि से आने वाला संकट भी बढ़ा है। तो जितना हम और देशों से संबंध बेहतर कर पाएंगे हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसलिए ये कूटनीति क्या है, कुछ होता है ना कि कुछ जैसे दाग अच्छे होते हैं, तो कहीं कुछ जगहों पर अगर संबंध खराब है तो उसको हम आवश्यकता के हिसाब से बेहतर करें, यही कूटनीति है। तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या कुछ खास है। वन हेल्थ समिट 2026, वन हेल्थ समिट 2026 आप देखिए 5 से 7 अप्रैल 2026 को लियोन, कहां, फ्रांस का एक शहर है, वहां आयोजित किया गया। यह एक साझा वन हेल्थ संस्कृति का निर्माण करके वैश्विक संस्थागत ढांचे को पुनः आकार देगा। इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा G7 फ्रेंच प्रेसिडेंसी के प्रमुख आयोजनों में से एक के रूप में आयोजित किया गया है। तो यह भी आपको देखने और समझने की जरूरत। क्लियर। वन हेल्थ समिट 2026, वन हेल्थ समिट कहां, लियोन, फ्रांस। पूछ सकता है लियोन, फ्रांस है क्या यह, किस दृष्टिकोण से, संस्कृति का निर्माण करके एक वन हेल्थ, ठीक, एक साझा संस्कृति का निर्माण करके वैश्विक संस्थागत ढांचे को पुनः आकार देने की। इसमें क्या है, इसी में है, इसमें राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वैज्ञानिकों, नागरिक समाजों, युवाओं और स्थानीय भागीदारी ने मतलब एक कई सारे स्टेक होल्डर्स इसमें, है ना, कई सारी चीजें इसमें शामिल हुई। वन हेल्थ से जुड़ी अगर बात करें, वन हेल्थ एक सहयोगात्मक, एक कोऑपरेशनल, बहुविषयक, मल्टी जो सब्जेक्टिव दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि मानव, पशु और पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक के साथ प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक जितने भी उपभोक्ता हैं, सारी एक श्रृंखला आपस में मिलती है। तो एक किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होने से बाकियों घटकों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, जीनोटिक रोगों, तमाम कोविड-19 रेबीज की रोकथाम, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक के प्रबंधन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों को एकीकृत करता है। तो ये काफी बढ़िया इंटीग्रेटेड और मल्टी डायमेंशनल एक प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर। वन हेल्थ की बात हम यहां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, वन हेल्थ की बातचीत से आगे और बढ़ते हुए हिंद महासागर सम्मेलन की बात पर हम करेंगे। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन, है ना, का 9वां संस्करण मॉरिशस में, कहां, मॉरिशस में हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक संरक्षकता ये विषय के तहत संपन्न हुआ। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित एक प्रमुख वार्षिक रणनीतिक मंच है जहां क्षेत्रीय संरचना, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर विचार विमर्श किया जाता है। वैसे भी यह क्षेत्र आजकल लगातार देखिए नए नए गतिविधियों का अड्डा बना पड़ा है। चूंकि इस क्षेत्र से होकर, हिंद महासागर से होकर बड़े पैमाने पर व्यापार होता है ना। यहां अगर आपको थोड़ा सा बताएं तो यहां से देखिए इधर बाबल मंडेप जल संधि जो लाल सागर होकर, अदन की खाड़ी होकर यहां देखिए आगे बढ़ता है। यहां मलक्का जल संधि इस क्षेत्र में, जहां से होकर साउथ चाइना सी, इधर कोरिया, चीन, रूस, जापान तक चीजें जाती हैं। यहां आप देखिए हार्मुज जल संधि वाला मामला है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ते हुए इधर।
तो ये यही आपका नौसैनिक अड्डा है जिसको आप डिएगो गार्सिया कहते हैं, अमेरिका का, जिस पर हमला करने की कोशिश ईरान ने किया। तो ये पूरा हिस्सा इधर आप देखेंगे तो भारत को घेरने की कवायद कर रहा है चीन, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी कहते हैं, मोतियों की माला, क्योंकि भारत की बड़ी मजबूत स्थिति है हिंद महासागर में। नए जो मापन है उसके हिसाब से 11,098 किलोमीटर की हमारी लंबी तटरेखा है, तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक तौर पर हम बहुत प्रभुत्वशाली स्थिति में हैं यहां, लेकिन हमारा दुश्मन चीन हमको घेर रहा है। हमने कहा बाकियों का नौसैनिक अड्डा भी है, ठीक। तो भारत के लिए भी ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस आसपास के जो भी देश हैं वहां ये पूरा एक नया कहीं यहां जुटावला या जमावड़ा न हो जाए शक्तियों का, इसलिए भी भारत को सुदृढ़ रहना है, और साथ साथ में हिंद महासागर सम्मेलन करना भी बहुत जरूरी है ताकि इस क्षेत्र की स्थिरता बनी रहे और यहां कोई उथल पुथल ना हो। तो आईआर के दृष्टिकोण से, इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रकार की बैठकें। क्लियर? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक चीज और जरूरी है, एक चीज इसलिए जरूरी है, कई बार पहला पूछ लेता है ना। तो आप देखिए इसका जो प्रथम आयोजन किया गया था वर्ष 2016 में सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर में वर्ष 2016 में सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। कई बार पहला पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो भारत की, मैंने पहले ही बताया, भारत की सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नीति को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच है ये। तो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहभागिता और सहयोग को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पता लगा बाहरी ताकतें यहां आकर अपना घर बना लेंगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आगे आप देखिए, आइए, ईरानी बंदरगाहों के आसपास नौसैनिक नाकाबंदी। ये आप एरिया देखिए, दुनिया में इस समय सबसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और यहीं से सारी चीजें आप देखिए कि दुनिया में पेट्रोलियम, गैस यानी ऊर्जा संसाधन, दुनिया इस समय ऊर्जा के लिए तरस रही। और आप देखिए भारत में भी बातचीत की जा रही है कि तमाम आवाजाही कम करिए, पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम करिए, गैस का प्रयोग कम करिए, तमाम सारी बातों का कहीं कहीं एक आर्थिक तौर पर एक आर्थिक मंदी जैसी स्थिति का संकेत मिल रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण है यहां से ईरान का और अमेरिका, और साथ साथ उधर अमेरिका इजराइल एक तरफ से, बाकी ईरान इससे युद्ध। तो ये स्थितियां हैं बहुत जरूरी। तो नाकाबंदी, एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार आप देखिए यहां क्या सूचना है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों तथा हार्मुज जल डमरूमध्य के आसपास नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी, ठीक है ना। तो जिससे आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं और वैश्विक तेल मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। बीच बीच में बातचीत की गई, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की बातचीत भी की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और आप देखिए फिर से युद्ध की स्थिति लगातार और आग भड़क रही है। निश्चित तौर पर चूंकि ये क्षेत्र ऐसा है और बहुत कहते हैं ना, बहुत प्रीमियम ऑयल है, ये जो गुणवत्ता है यहाँ फारस की खाड़ी, यहां से जो आने वाला तेल का जो पूरा का पूरा वो है, वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। और अगर यहां से तेल और गैस की सप्लाई रुकी तो निश्चित तौर पर दुनिया में देख ही रहे हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्राइसिस की कंडीशन आ सकती है, ठीक है ना। एक जिसको कहते हैं ना ऊर्जा संकट, इससे पहले भी आया है, ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है और काफी कुछ उसका असर अब दिख रहा है। तो इसलिए इसके आसपास नाकाबंदी अगर करेगा अमेरिका, या कर रहा है, कर चुका है, आप देखिए, तो उसका प्रभाव आने वाले समय में और पड़ेगा। इसी संदर्भ में यह न्यूज आपके सामने है और इसका असर आपको दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि सप्लाई अगर बाधित होगी तो निश्चित तौर पर दाम बढ़े, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात है। अगर सप्लाई कम होगी तो निश्चित तौर पर चीजें प्रभावित होंगी। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2030 तक भारत और दक्षिण कोरिया व्यापार दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध। दक्षिण कोरिया आप जानते हैं एशिया का एक देश है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की तुलना में ज्यादा विकसित है। हालांकि उत्तर कोरिया पावर के संदर्भ में देखेंगे तो आपको याद होगा वहां एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, वो इंतजार करता है कोई युद्ध करे। खैर, तो दक्षिण कोरिया और भारत ने ये दुगुना करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है अपना व्यापार। तो इसी संदर्भ में राजकीय एक यात्रा दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली
कि राजकीय यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को, ये ज्यादा करो भाई, कोरिया के पास ये ज्यादा है, बहुत सारी मोबाइल वहां की हैं, तो भविष्योन्मुखी साझेदारी का अनावरण किया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के मुख्य परिणाम, व्यापार लक्ष्य आप देखिए, व्यापार को 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 54 अरब डॉलर करने की बातचीत की गई है। बड़ी खुशी की बात है अगर हो जाए तो। इसके अलावा कई सारी चीजें, अपग्रेडेशन की बात भी इसमें की गई है, तकनीकी और बुनियादी ढांचा के विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। कल्चरल, ये तो कहने के लिए चीजें होती हैं, मुख्यतः तो पैसा लाओ, व्यापार बढ़ाओ, और साथ साथ जब सब कुछ होगा तो उसमें एक चीज थोड़ा कल्चर से जोड़ दिया जाता है। बाकी मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं क्या होता है, अधिकतर जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाना। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज अब बची नहीं है, कुछ देर और बने रहिए, चूंकि आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा न्यूज हो जाए और एक निगाह पड़ जाए। वैसे रेगुलर आप पढ़ते ही रहे होंगे, तो पढ़ते जाइए, देखते जाइए। यहां देखिए ताइवान जलडमरू मुद्दे की बात, यहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ताइवान, आप देखिए, ताइवान एक ये देश है, आप देखिए, वैसे तो चीन नियंत्रण की बार बार बातचीत करता है। ताइवान, इसी ताइवान स्टेट को, इसको फार्मोसा स्टेट भी कहते हैं। इधर आप देखिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी है, पूर्वी चीन सागर को, यानी ये जो जल संधि है ताइवान या फार्मोसा, ये पूर्वी चीन सागर को किधर से, दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, और ये ताइवान और चीन को अलग करती है। तो यहां देखिए कि ताइवान की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, KMT, अब इसमें क्या हुआ, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई हालिया बैठक में चीन की नवीन राजनीतिक सक्रियता को दर्शाती। चूंकि आप जानते हैं ताइवान और चीन के बीच विवाद काफी ज्यादा रहता है, तो चीन का भी यह मानना है कि कहीं न कहीं कई बार आक्रामक नीतियों की वजह से ताइवान कहीं न कहीं भड़कता है। तो थोड़ा सा आप देखिए, कहीं न कहीं फिर से क्या है, तनाव। आप देखिए कि इसमें नीति पुनर्मूल्यांकन और संवाद की जब बात है, तो चीन का मानना है कि उसकी कठोर नीतियों से ताइवान में स्वायत्तता समर्थक भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे डेमोक्रेटिक जो प्रोग्रेसिव पार्टी को लाभ मिला है, इसलिए वो KMT के माध्यम से दोनों के मध्य संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं न कहीं चीन को भी लगता है कि उसकी आक्रामकता की वजह से यहां और विरोधी भावनाएं, चीन विरोधी भावनाएं पनपती हैं, तो उसको थोड़ा मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये संबंध है, उसमें आप ताइवान जल संधि देख लीजिए, फार्मोसा, याद रखिएगा भौगोलिक तथ्य, उधर पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से इधर जोड़ रहा है, यह घटना आपको, इन चीजों को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत प्रमुख न्यूज है, ओपेक। आप भी देखिए, यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, 7 आप जानते हैं स्वतंत्र स्टेट्स हैं। यूएई में कितने, 7 स्वतंत्र स्टेट्स हैं, 7 टोटल, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें ओपेक से बाहर, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उससे बाहर होना इन्होंने। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 में आप देखिए क्या किया, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की, जो वैश्विक तेल बाजार में उत्पन्न व्यवधानों के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय है। एक महत्वपूर्ण क्या है, निर्णय, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, किसने बाहर निकलने, ओपेक से बाहर निकलने का ये निर्णय लिया है, इसको आपको देखना है। और वर्ष 2027 तक 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने हेतु जो लक्ष्य, लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश जो है वो किया गया, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखेंगे, समझेंगे। ये बाहर निकलने का इसने निर्णय लिया है, और मौजूदा जो तेल संकट है उसका एक प्रमुख कारण है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए ये लाभदायक होंगी, ठीक है ना। ठीक, तो कुल मिलाजुलाकर ये इस प्रकार की न्यूज, ये अप्रैल से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल से संबंधित तमाम घटनाओं को मैंने डिस्कस किया, जिसमें प्रमुख चीजें थी वो, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोशिश यही की, समय और ले सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप मुख्य बातों को सुनते समझते चलते चले जाइए, जिससे आप बोर भी ना हो और आपको काम की बातें समझ में भी आ जाएं। तो इस प्रकार के सेशन अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक, हो सकता है बीच बीच में, जैसे मासिक के बजाय पाक्षिक जिसको कह सकते हैं, 15-15 दिन पर भी लिया जा सकता है। तो अगर आपके लिए लाभदायक है तो निश्चित तौर पर कमेंट करके आप बताएंगे। और
अगर इन सब से जुड़ी कोई घटना ऐसी भी हो कि जिसके बारे में और विस्तार से आप जानना चाहते हैं, तब भी आप कमेंट करके अपना जरूर बता सकते हैं। जैसे मैंने एल नीनो की बात की, लानीना की बात की, या तमाम इस प्रकार की घटनाओं की बात की, किसी पर्यावरणीय कॉन्सेप्ट की बात की, या किसी ज्योग्राफी में, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो उस पर भी विस्तार से आपको वीडियो बनाकर चीजों को समझाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, तो मिलेंगे और फिर से बातचीत करेंगे किसी अगले सेशन में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना उपयोगी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।